दोस्तों, क्या एक लड़की की शादी हिरण के साथ हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बादशाह ने अपनी बेटी की शादी हिरण के साथ क्यों कर दी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं। पुराने वक्त का जिक्र है। गुलिस्तान नाम के एक मुल्क में एक बहुत ही नरम दिल बादशाह हुकूमत करता था। उस मुल्क में दूर दूर तक हरियाली थी और गांव में खूबसूरत मिट्टी के घर हुआ करते थे। बादशाह के खजाने दौलत से भरे हुए थे। अवाम खुशहाल थी और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इस बादशाह की सिर्फ एक ही औलाद थी, उसकी जान से प्यारी बेटी शहजादी शिफा। शहजादी शिफा की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ गुलिस्तान में ही नहीं, बल्कि आसपास के तमाम मुल्कों में भी थे। जो भी उसे एक नजर देख लेता, बस देखता ही रह जाता। लेकिन शहजादी शिफा सिर्फ शक्ल ओ सूरत से ही हसीन नहीं थी, बल्कि वो बहुत बहादुर और हुनरमंद भी थी। सलवार कमीज पहने जब वो तीरंदाजी, तलवारबाजी या घुड़सवारी करने मैदान में उतरती, तो बड़े बड़े शूरवीर और माहिर सिपाही भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। इस बादशाह को एक बहुत ही अनोखा शौक था। उसे दुनिया भर के नायाब और अच्छी नस्ल के जानवर पालने का जुनून था। दूसरे मुल्कों से बड़े बड़े सौदागर हमेशा कुछ न कुछ नया लेकर दरबार में हाजिर होते थे, और बादशाह बिना कोई मोल भाव किए मुंह मांगी कीमत देकर उन जानवरों को खरीद लिया करता था। एक दिन की बात है। वजीर और दरबारी सल्तनत के कामकाज पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक दरबान दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, बादशाह सलामत। परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। उसका कहना है कि वो अपने साथ एक ऐसा अजूबा लाया है जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं पाला होगा। बादशाह को अजूबों का शौक तो था ही। उसकी दिलचस्पी फौरन बढ़ गई। उसने हुक्म दिया, देर मत करो, उसे फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही पलों में दरबार का बड़ा दरवाजा खुला और एक सौदागर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे दो तगड़े आदमी एक जानवर को मोटी रेशमी रस्सी से पकड़कर ला रहे थे। जैसे ही वो जानवर दरबार के बीचों बीच पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। वो कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि एक निहायत ही खूबसूरत और बड़ा सफेद हिरन था। सौदागर ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, ये है मोती हिरन। हिरन तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा मोती हिरन आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसका कद एक छोटे घोड़े के बराबर था। उसका रंग दूध और बर्फ जैसा था, जो रोशनी पड़ते ही चमक उठता था। उसके जिस्म के बाल रेशम से भी ज्यादा मुलायम थे। उसके सींग एकदम घुमावदार और ऐसे सुडौल थे। सबसे अजीब बात उसकी आंखें थीं। उनमें जानवरों वाली बेवकूफी नहीं, बल्कि इंसानों जैसी समझदारी और एक अजीब सी कशिश थी। बादशाह से रहा नहीं गया। वो अपने शाही तख्त से उतरा और धीरे धीरे चलकर उस मोती हिरन के पास पहुंचा। अपनी पूरी जिंदगी में उसने हजारों जानवर पाले थे, लेकिन ऐसा हसीन जानवर उसने कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुशी से झूमते हुए सौदागर से कहा, सौदागर, तूने तो आज वाकई कमाल कर दिया। ऐसा नायाब तोहफा तो सदियों में एक बार देखने को मिलता है। बोल, क्या कीमत चाहिए तुझे इसकी? तू आज जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। सौदागर ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी ये तारीफ ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मोती हिरण कोई मामूली जानवर नहीं है। इसकी आदतें दुनिया के जानवरों से अलग हैं। बादशाह और उसके वजीर हैरान हो गए। वजीर ने पूछा, कैसी आदतें? क्या ये उड़ना जानता है या किसी शेर का शिकार करता है? सौदागर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं जनाब, इसका खाना पीना बहुत अजीब है। ये मोती हिरण आम जानवरों की तरह घास, पत्तियां या दाना भूसा बिल्कुल नहीं खाता, और पानी तो ये भूल कर भी नहीं पीता। इसी महंगे शौक की वजह से आज तक कोई इसे खरीद नहीं पाया। मुझे मालूम था कि सिर्फ गुलिस्तान का बादशाह ही इसका शौक पूरा कर सकता है, इसलिए मैं इसे सीधे आपके पास ले आया। वजीर ने अचरज से पूछा, अरे भाई, अगर ये घास दाना नहीं खाता और पानी नहीं पीता, तो ये जिंदा कैसे है? आखिर खाता क्या है ये? सौदागर ने इत्मीनान से बताया, बादशाह सलामत, ये मोती हिरण घास की जगह बादाम, पिस्ते, अखरोट और किशमिश खाता है। अगर कभी इसका कुछ हरा चरने का दिल करे, तो ये सिर्फ और सिर्फ झफरान खाता है। और रही बात प्यास बुझाने की, तो ये पानी की जगह सिर्फ गाढ़ा और मीठा दूध पीता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक जानवर के इतने बड़े शाही नखरे!
लेकिन बादशाह के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे यही तो चाहिए था, कुछ ऐसा जो किसी और के पास न हो। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? हमारे शाही खजाने में मेवों और ज़अफ़रान की कोई कमी नहीं है। हम इसके सारे नखरे उठाएंगे। सौदागर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। इस मोती हिरण में एक छोटी सी खामी भी है। बादशाह ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, खामी? कैसी खामी? सौदागर बोला, ये देखने में जितना शरीफ और शांत लगता है, असल में उतना है नहीं। इसे अपनी पीठ पर कोई सवारी पसंद नहीं है। अगर कोई इसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है तो ये उसे झटक कर नीचे गिरा देता है। इसी बात की वजह से कोई इसे सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। बादशाह ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सवारी करने के लिए तो हमारे अस्तबल में एक से बढ़कर एक तेज घोड़े मौजूद हैं। हमें इस हिरण की सवारी का कोई शौक नहीं है। हम तो बस इसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं। बादशाह ने फौरन अपने खजांची को हुक्म दिया, इस सौदागर को अभी 1 लाख सोने की मोहरें और कीमती हीरे जवाहरात इनाम में दिए जाएं, और महल के दारोगा को बुलाओ। उसे कहो कि हमारे खास शाही बाग के बिल्कुल करीब आज शाम तक एक बेहद शानदार जगह तैयार की जाए, जहां ये मोती हिरण रहेगा। बादशाह का हुक्म मिलते ही पूरा महल काम पर लग गया। कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। शाम होने से पहले ही हिरण के लिए एक ऐसा आलीशान अस्तबल तैयार हो गया जो किसी छोटे महल से कम नहीं था। जमीन पर चमकदार संगमरमर बिछाया गया, दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई। मोती हिरण के खाने पीने के लिए सोने और चांदी के बड़े बड़े बर्तन मंगवाए गए। बादशाह ने सख्त हिदायत दी थी, शहर के सबसे बेहतरीन बागों से ताज़ा ज़अफ़रान मंगवाया जाए। उम्दा बादाम और पिस्ते इस हिरण के लिए रखे जाएं, और ग्वालों को ताकीद कर दो कि सुबह शाम एकदम ताज़ा और गाढ़ा दूध इसके लिए हाजिर होना चाहिए। इस मोती हिरण की खिदमत के लिए 2 खास नौकर भी रखे गए, जिन्हें शाही कपड़े पहनाए गए थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, हिरण को नहलाना, उसके मुलायम बालों में कंघी करना और उसे वक्त वक्त पर मेवे खिलाना। शाम को बादशाह खुद वहां मुआयना करने गया। उसने अपनी आंखों के सामने मोती हिरण को एक सोने के खूंटे से रेशम की डोरी के जरिए बंधवाया। बादशाह ने प्यार से उसकी चमकदार पीठ पर हाथ फेरा। हिरण भी बड़े आराम से आंखें बंद किए खड़ा रहा, जैसे उसे भी शाही ऐशो आराम की आदत पड़ गई हो। अगले ही दिन गुलिस्तान शहर के गली कूचों और बाजारों में बस इसी मोती हिरण के चर्चे थे। अरे भाई, सुना तुमने? बादशाह ने एक ऐसा सफेद हिरण खरीदा है जो घास नहीं, पिस्ते खाता है। हाँ हाँ, सुना है। पानी को तो मुंह नहीं लगाता, सिर्फ दूध पीता है। पूरे मुल्क से लोग उस हैरत अंगेज मोती हिरण को देखने के लिए महल के बाहर जमा होने लगे। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब था, और धीरे धीरे ये खबर जनाना महल, यानी जहां औरतें रहती थीं, वहां तक भी पहुंच गई। शहजादी शिफा, जिसे बचपन से ही जानवरों और घुड़सवारी का बहुत शौक था, जब उसने अपनी सहेलियों और कनीजों से इस अनोखे मोती हिरण के बारे में सुना तो वो हैरान रह गई। एक कनीज ने बढ़ा चढ़ाकर बताया, शहजादी साहिबा, वो हिरण नहीं, कोई शहजादा लगता है। उसका रंग एकदम दूध जैसा सफेद है, और उसके नखरे तो नवाबों वाले हैं। शहजादी शिफा से अब सब्र नहीं हुआ। वो सीधे अपने वालिद बादशाह के पास पहुंची और लाड से बोली, बाबा जान, मैंने सुना है आपने कोई बहुत ही नायाब सफेद हिरण मंगवाया है जो सिर्फ मेवे खाता है। मेरा दिल उसे देखने के लिए बहुत बेकरार है। क्या मैं अभी उसे देख सकती हूँ? बादशाह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी बच्ची, मैं तो खुद तुम्हें वो अजूबा दिखाना चाहता था, लेकिन अभी बाहर आवाम की बहुत भीड़ लगी है। एक बार लोग उसे देख लें, फिर तुम आराम से तसल्ली से उसे देखना। लेकिन शिफा कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद पकड़ ली, नहीं बाबा जान, मुझे तो आज ही और अभी देखना है। बादशाह को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह हम अस्तबल के चारों तरफ खास पर्दों का इंतजाम करवा देंगे, ताकि तुम्हें कोई बाहर वाला ना देख सके। तुम जाकर जी भरकर उस मोती हिरण को देख लेना। लेकिन शिफा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना। बादशाह थोड़ा गंभीर हो गया, गलती से भी उसकी सवारी करने की कोशिश मत करना। सौदागर ने बताया है कि वो इस मामले में बहुत बिगड़ैल है। अगर कोई उस पर बैठता है तो वो उसे जमीन पर पटक देता है। मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची को खरोंच भी आए। शहजादी ने हंसते हुए बात टाल दी और कहा,
आप फिक्र मत करें बाबा जान, मैं तो बस उसे देखूंगी और थोड़ा प्यार करूंगी। अगले दिन सुबह होते ही महल से लेकर अस्तबल तक रास्तों पर पर्दे लगवा दी गईं। शहजादी शिफा अपनी खास सहेलियों और कनीजों के साथ मोती हिरण को देखने पहुंची। उसके दिल में एक अजीब सी बेताबी थी। जैसे ही वो उस शानदार अस्तबल में दाखिल हुई, उसकी नजर सामने खड़े उस अजूबे पर पड़ी। मोती हिरण सोने के खूंटे से बंधा अपनी गर्दन उठाए खड़ा था। शहजादी शिफा उसके हुस्न को देखकर मानो जम सी गई। वो धीरे धीरे उसके करीब गई। हिरण वाकई बहुत हसीन था। शिफा ने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और उसकी रेशमी सफेद पीठ को सहलाया। हिरण बिल्कुल नहीं हिला। वो बड़े सुकून से शिफा के हाथों का लम्स महसूस कर रहा था। शिफा की हिम्मत बढ़ गई। उसने पास रखी चांदी की तश्तरी से एक मुट्ठी पिस्ते और बादाम उठाए और हिरण के मुंह के पास ले गई। हिरण ने बड़ी नजाकत से उसके हाथों से वो मेवे खाने शुरू कर दिए। उसकी नर्म जुबान जब शिफा के हाथों से छुई तो शिफा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो काफी देर तक उसे सहलाती रही, उसे अपने हाथों से दूध पिलाती रही। मोती हिरण भी अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से शिफा को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानता हो। शहजादी ने अपनी सहेली की तरफ मुड़कर कहा, देखो तो जरा, ये कितना सीधा और प्यारा है। लोग इसे खामख्वाह बदनाम करते हैं। बाबा जान भी कह रहे थे कि यह गुस्सैल है। मुझे तो ये बिल्कुल शांत लगता है। सहेली ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादी साहिबा, जानवरों को भी सच्ची मोहब्बत की पहचान होती है। लगता है ये मोती हिरण आपको पसंद करने लगा है। अब शहजादी शिफा के रग रग में तो घुड़सवारी का शौक था ही। मोती हिरण का मजबूत जिस्म और उसकी ऊंचाई देखकर शिफा का मन मचल गया। उसने सोचा, ये घोड़े जितना ही ऊंचा है, क्यों ना एक बार इसकी पीठ पर बैठकर देखा जाए। उसने अपनी सहेलियों से कहा, सुनो, बाबा जान को यह बात बिल्कुल मत बताना। मैं जरा इसकी सवारी करके देखती हूं। कनीजें ये सुनते ही घबरा गईं। नहीं शहजादी, ऐसा मत कीजिएगा। बादशाह सलामत ने सख्त मना किया है। अगर इस जानवर ने आपको गिरा दिया तो। लेकिन शिफा उनकी सुनने वाली कहाँ थी। उसने कहा, अरे तुम सब फट्टू हो। क्या कर लेगा ये? ज्यादा से ज्यादा गिरा ही तो देगा। मुझे अच्छे अच्छे घोड़ों को काबू करना आता है। ये कहकर शिफा ने एक ही छलांग लगाई और बिना किसी जीन या काठी के उस सफेद मोती हिरण की पीठ पर सवार हो गई। अस्तबल में खड़ी हर कनीज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह पर हाथ रख लिया। सबको लगा कि अब ये मोती हिरण छटपटाएगा और शहजादी को जमीन पर दे मारेगा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। मोती हिरण अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने जरा सी भी बगावत नहीं की। शिफा ने बड़े फख्र से अपनी सहेलियों की तरफ देखा और कहा, देखा तुम सबने, ये बिल्कुल भी बिगड़ैल नहीं है। ये तो मेरे नीचे आराम से खड़ा है। शहजादी कुछ देर तक उस हिरण की पीठ पर बैठी रही, फिर आराम से नीचे उतर आई। जाने से पहले उसने हिरण के माथे को चूमा और अपनी कनीजों को सख्त हिदायत दी कि सवारी वाली बात किसी के सामने जुबान पर न लाएं। उसके बाद शिफा अपने महल में वापस आ गई, लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी मोती हिरण में उलझा हुआ था। शाम हुई। अस्तबल के नौकर हमेशा की तरह चांदी के बर्तनों में ताजा दूध और मेवे लेकर आए। लेकिन ये क्या? मोती हिरण ने खाने की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। नौकरों ने झपरान आगे किया, हिरण ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नौकरों ने आपस में फुसफुसाकर कहा, शायद दिन में शहजादी साहिबा ने इसे बहुत सारा खिला दिया है, इसलिए अभी इसका पेट भरा हुआ है। लेकिन जब अगली सुबह हुई और फिर शाम हुई, तब भी हालात नहीं बदले। मोती हिरण ने दाने का एक तिनका भी नहीं खाया, न उसने दूध पिया। वो बस अपनी गर्दन नीचे झुकाए एक कोने में उदास खड़ा था। उसकी आंखों से एक अजीब सी मायूसी छलक रही थी। तीसरे दिन तक जब उसने कुछ नहीं खाया, तो अस्तबल का दारोगा बुरी तरह घबरा गया। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन हिरण ने अपना मुंह बंद ही रखा। बात वजीर तक पहुंची और वहां से सीधे बादशाह के कानों में। बादशाह परेशान हो गया। उसने शहर के सबसे बड़े और तजुर्बेकार जानवरों के हकीमों को बुलवा लिया। हकीमों ने हिरण का मुआयना किया और बोले, बादशाह सलामत, जिस्मानी तौर पर इसे कोई बीमारी नहीं है। शायद इसका पेट खराब है। हम इसे पेट साफ करने की दवा पिलाते हैं। जैसे ही हकीमों और नौकरों ने जबरदस्ती उस मोती हिरण को दवा पिलाने की कोशिश की, तो जो हिरण शिफा के सामने एकदम सीधा खड़ा था, उसने अपना भयानक रूप दिखा दिया। उसने लातें मारनी शुरू कर दी,
सींगों से वार करने लगा। जब बादशाह को यह खबर मिली तो वो गुस्से और फिक्र में खुद अस्तबल पहुंच गया। उसने अपने हाथों से दूध का कटोरा हिरण ने नहीं पिया। बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कड़कती आवाज में सारे नौकरों को बुलाया और कहा, सच सच बताओ, तुम लोगों ने इसके साथ क्या सुलूक किया है? क्या किसी ने इसे डंडे से मारा है? अगर मुझे पता चला कि तुम्हारी किसी गलती से ये नायाब जानवर मरने की हालत में पहुंचा है, तो मैं तुम सबको सख्त सजा दूंगा। सारे नौकर थर थर कांपने लगे और हाथ जोड़कर बोले, नहीं, हमारी क्या मजाल। हम तो इसे दिन में 10 बार साफ करते हैं। हमने इसे फूल की छड़ी से भी नहीं मारा। तभी उन नौकरों की भीड़ में से एक बहुत ही बूढ़ा और पुराना नौकर हिम्मत करके आगे आया। उसने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मेरी जान बख्शें तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, बोल, क्या बात है? बूढ़े नौकर ने आसपास देखा और धीमी आवाज में बोला, ये बात सबके सामने कहने वाली नहीं है। अगर आप अकेले में सुने तो बेहतर होगा। बादशाह ने सबको बाहर जाने का हुक्म दिया। जब वो दोनों अकेले रह गए तो बूढ़े नौकर ने बताया, बादशाह सलामत, परसों जब शहजादी शिफा इस मोती हिरण को देखने आई थी, तब मैं अस्तबल में मेवे की बोरियां रख रहा था। पर्दे लगे थे इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया और एक कोने में छुप गया। मैंने देखा कि शहजादी साहिबा ने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर उन्होंने इस हिरण की सवारी भी की। और ये जो जानवर किसी को अपने पास नहीं फटकने देता, ये शहजादी के नीचे बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जब से शहजादी साहिबा गई हैं, तब से इस जानवर ने खाना पीना छोड़ दिया है। ये हर वक्त अस्तबल के दरवाजे की तरफ देखता है और इसकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये बीमार नहीं है, ये तो शहजादी की जुदाई में तड़प रहा है। ये बात सुनकर बादशाह सन्न रह गया। उसने बूढ़े नौकर को यह राज अपने सीने में दफन रखने की सख्त ताकीद की। बादशाह सीधा महल गया और उसने शिफा को बुलाया। उसने अपनी बेटी से कहा, शिफा, वो मोती हिरण 3 दिन से बीमार है। उसने कुछ खाया पिया नहीं है। मुझे डर है कि कहीं वो मर न जाए। ये सुनते ही शिफा का चेहरा उतर गया। उसने फौरन कहा, बाबा जान, मैं जाकर देखती हूं, शायद वो मेरे हाथों से कुछ खा ले। बादशाह तो यही परखना चाहता था। वो शिफा को लेकर अस्तबल गया। मोती हिरण एकदम कमजोर सा खड़ा था, लेकिन जैसे ही शिफा के कदमों की आहट अस्तबल में गूंजी, हिरण ने फौरन अपना सिर उठाया। शिफा ने फौरन अपने हाथों से पिस्ते उठाए और हिरण के मुंह में डाले। जो हिरण 3 दिन से भूखा था, वो शिफा के हाथों से धड़ाधड़ मेवे खाने लगा। फिर उसने पूरा दूध पी लिया। बादशाह दूर खड़ा ये नजारा देख रहा था। शिफा ने खुश होकर कहा, बाबा जान, देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, शायद इसे नौकरों के हाथ का खाना पसंद नहीं। लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी दोहराई गई। शिफा के जाते ही हिरण ने खाना पीना छोड़ दिया। अब बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने सबसे खास वजीर को सारी हकीकत बताई और राय मांगी। वजीर, अब क्या करें? यह मुमकिन तो नहीं कि शहजादी रोज रोज अस्तबल के चक्कर काटे। वजीर बहुत अक्लमंद था। उसने कहा, बादशाह सलामत, क्यों न हम ये मोती हिरण शहजादी शिफा को ही तोहफे में दे दें। शहजादी के महल के आंगन में एक छोटा और खूबसूरत अस्तबल बनवा देते हैं। वहां सिर्फ कनीजें और लौंडियां काम करेंगी। शहजादी साहिबा जब चाहें अपने मोती हिरण से मिल सकती हैं। इससे पर्दे का भी ख्याल रहेगा और हिरण भी खुश रहेगा। बादशाह को ये बात बिल्कुल सही लगी। उसने फौरन कारीगरों को बुलवाया और शहजादी के महल के आंगन में एक छोटा लेकिन बेहद आलीशान अस्तबल बनवा दिया। शाम तक मोती हिरण को वहां भेज दिया गया। शहजादी शिफा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे उसे दुनिया की कोई कीमती चीज मिल गई हो। अब वो अपना ज्यादातर वक्त उसी अस्तबल में गुजारती। उसने वहां अपने बैठने के लिए एक बहुत ही मुलायम मखमली तख्त बिछवा लिया था। इस नए अस्तबल की साफ सफाई और हिरण की देखभाल के लिए महल की एक लौंडी की जिम्मेदारी लगाई गई। इस लौंडी का नाम था मिट्टो। मिट्टो पूरे महल की सबसे बदसूरत और फूहड़ नौकरानी मानी जाती थी। उसका रंग पक्के तवे की तरह काला था। नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। बस उसके अंदर एक खूबी थी। उसके सिर के बाल बहुत ही घने, काले और जमीन तक लंबे थे। चूंकि अस्तबल का काम थोड़ा गंदा होता है, इसलिए मिट्टो को यह जिम्मेदारी दी गई थी। दिन गुजरते गए। शिफा और मोती हिरण का रिश्ता इतना गहरा हो गया
कि शिफा ने शादी के लिए आने वाले हर बड़े रिश्ते को ठुकरा दिया। वो अपनी सहेलियों से कहती, मुझे शादी नहीं करनी, मेरा ये मोती हिरण ही मेरा दोस्त है। अगर मैं चली गई तो ये मेरे बिना घुट घुट कर मर जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शहजादी शिफा की पूरी जिंदगी ही पलट कर रख दी। चांदनी रात थी। पूरा गुलिस्तान शहर और शाही महल गहरी नींद में सोया हुआ था। शहजादी शिफा अपने शानदार कमरे में नरम बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों आज उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आखिरकार जब उसे नींद नहीं आई तो वह बिस्तर से उठी और ठंडी हवा खाने के इरादे से अपने कमरे से बाहर आंगन में टहलने लगी। टहलते टहलते अनजाने में ही उसके कदम उस अस्तबल की तरफ मुड़ गए। उसने सोचा, चलो जाकर देखती हूं कि मेरा प्यारा मोती हिरण इस वक्त क्या कर रहा है। शायद सो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शहजादी शिफा अस्तबल के दरवाजे के पास पहुंची और उसने अंदर झांका, तो उसने जो मंजर देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने देखा कि अस्तबल के अंदर उसी के बिछाए हुए मखमली तख्त पर वह बदसूरत लौंडी मिट्टो बड़े ही नवाबों वाले अंदाज में बैठी है। मिट्टो ने अपने वो लंबे काले और घने बाल पूरी तरह खोल रखे थे, जो जमीन तक लटक रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि मिट्टो के बिल्कुल पास उसी तख्त पर एक निहायत ही खूबसूरत और नौजवान मर्द बैठा हुआ था। वह अजनबी नौजवान देखने में बिल्कुल किसी शहजादे जैसा लग रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसका लिबास बहुत ही कीमती और शाही था। और वह नौजवान बड़ी ही दीवानगी के साथ मिट्टो के खुले बालों को निहार रहा था और अपने हाथों से उन बालों से खेल रहा था। शहजादी शिफा ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। यह कोई ख्वाब नहीं था। शिफा के अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। उसका खून खौलने लगा था और दिल कर रहा था कि अभी अंदर जाकर दोनों की जान ले लें। लेकिन शिफा अक्लमंद और जज्बातों पर काबू रखने वाली लड़की थी। उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर मैंने अभी गुस्से में आकर शोर मचाया तो बात बिगड़ सकती है। यह आदमी भाग सकता है और मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरा हिरण कहाँ है। मुझे बड़ी होशियारी से इस राज की तह तक जाना होगा। वह दबे पांव, बिल्कुल एक खामोश बिल्ली की तरह, बिना कोई आहट किए वहां से पीछे हटी और वापस अपने कमरे में आ गई। वह बिस्तर पर लेट तो गई, लेकिन गुस्से, जलन और हैरानी की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोचती रही कि वह नौजवान कौन था और उसके प्यारे हिरण का इस सब से क्या ताल्लुक है। अगली सुबह हुई। शहजादी शिफा का दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। उसने किसी भी कनीज से सीधे मुंह बात नहीं की। उसका गोरा चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो रहा था। आज उसने न तो मोती हिरण को कुछ खाने को भिजवाया और न ही खुद अस्तबल की तरफ गई। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, शिफा ने एक कड़क और खौफनाक आवाज में मिट्टो को अपने कमरे में बुलवाया। मिट्टू डरती और कांपती हुई शहजादी के सामने हाजिर हुई। उसे शहजादी के तेवर देखकर ही अंदाजा हो गया था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शहजादी शिफा ने मिट्टू की आंखों में अपनी तेज आंखें गड़ाकर सीधे पूछा, मिट्टू, सच सच बता, कल रात अस्तबल में तेरे साथ वह नौजवान कौन था और मेरा मोती हिरण कहाँ था? यह सवाल सुनते ही मिट्टू के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह थर थर कांपने लगी और उसके घुटने जमीन पर टिक गए। वह समझ गई कि शहजादी ने रात का वह सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया है। अब झूठ बोलने से जान नहीं बचने वाली। उसने रोते हुए और हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, मुझ पर तरस खाइए। जब आपने सब कुछ देख ही लिया है तो मैं सच बता देती हूँ। वह सफेद मोती हिरण असल में कोई जानवर है ही नहीं। वह जंगन देश का इकलौता शहजादा है। शहजादी शिफा के कान खड़े हो गए। क्या बकवास कर रही है तू? वो एक शहजादा है? मिट्टू ने सिसकते हुए कहा, जी मालकिन, वह कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके पास एक ऐसा अजीब हुनर है जिससे वह दिन के वक्त एक सफेद हिरण बन जाता है और आधी रात होते ही वापस अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। उसे उसे मेरे ये लंबे काले बाल बहुत पसंद आ गए हैं। वह मेरे बालों का दीवाना है। इसलिए वह रोज आधी रात को इंसान के भेष में मेरे पास आता है और मुझसे मेरे बाल खुलवाकर घंटों उन्हें देखता रहता है और उनसे खेलता है। ये सच सुनते ही शहजादी शिफा को ऐसा लगा जैसे किसी ने
उसके सीने के आर पार कोई तेज खंजर घोंप दिया हो। उसने फौरन आगे बढ़कर मिट्टो के उन लंबे बालों को अपनी मुट्ठी में जोर से जकड़ा और उसे झकझोरते हुए चिल्लाई, अरे कमबख्त, तेरी इतनी हिम्मत, तो तू मेरे हिरण को नहीं, उस धोखेबाज शहजादे को अपने इन मनहूस बालों के जाल में फंसाए बैठी है। कान खोलकर सुन ले मिट्टो, अगर आज के बाद तूने अपने बाल खोलकर उस शहजादे के सामने बैठी या उसे अपनी यह शक्ल भी दिखाई, तो मैं तेरे ये सारे के सारे बाल कैंची से जड़ से काट दूंगी। और सिर्फ बाल ही नहीं काटूंगी, अब्बा जान से कहकर तुझे तीरों से छलनी करवाकर तेरी लाश चीलों को खिला दूंगी। मिट्टो दर्द से कराहती रही और बाहर चली गई। उस रात शहजादी शिफा ने तय किया कि वह खुद अस्तबल के बाहर छुपकर पहरा देगी और उस शहजादे को रंगे हाथों पकड़ेगी। लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदला और सिपाहियों को हुक्म दिया कि मिट्टो को महल की एक बहुत ही अंधेरी और मजबूत कोठरी में बंद कर दिया जाए और बाहर से बड़ा सा ताला लगा दिया जाए। शहजादी ने एक ठंडी सांस ली और सोचा, आज रात जब वह धोखेबाज इंसान बनेगा और अपनी प्यारी मिट्टो को तख्त पर नहीं पाएगा, तब जाकर उसे थोड़ी अक्ल आएगी कि उसने किससे पंगा लिया है। यह सोचकर शहजादी अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह हुई और सुबह सुबह महल में हड़कंप मच गया। एक लौंडी भागती और हांफती हुई शहजादी के कमरे में आई और घबराकर बोली, गजब हो गया शहजादी साहिबा, अस्तबल में वह मोती हिरण नहीं है, वह गायब है। शहजादी शिफा हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी। क्या कहा? गायब कैसे हो सकता है? उसने फौरन हुक्म दिया, जल्दी जाओ, उस मनहूस मिट्टो को कोठरी से निकालकर मेरे सामने हाजिर करो। थोड़ी ही देर बाद वह लौंडी खाली हाथ वापस आई और डरते हुए बोली, शहजादी साहिबा, मिट्टो भी अपनी कोठरी में नहीं है। दरवाजे का भारी ताला टूटा हुआ पड़ा है और कोठरी खाली है। शहजादी शिफा फौरन समझ गई कि वह बहुत बुरी तरह धोखा खा गई है। वह पागलों की तरह भागती हुई सीधे अस्तबल में पहुंची। वहां न तो उसका सफेद हिरन था और न ही कोठरी में मिट्टो। सब कुछ वीरान था। लेकिन अचानक शिफा की नजर उस सोने के खूंटे के पास गई। वहां जमीन पर एक सफेद कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। शिफा ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उस पर बहुत ही खूबसूरत लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया, जंगन के देश आएगा कौन, मिट्टो के केस काटेगा कौन। शहजादी शिफा, मैं उसी जगन देश का शहजादा हूं जिसे तुम मोती हिरण समझती रही। मैं एक ऐसा राज जानता हूं जिससे मैं जब चाहूं अपना रूप बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे मुल्क में सिर्फ सैर सपाटे के लिए सफेद हिरण का भेष बदल कर आया था, लेकिन उस सौदागर ने मुझे पकड़ लिया और पकड़कर तुम्हारे बाबा के हाथों बेच दिया। जब तुम पहली बार मुझे अस्तबल में देखने आई थी, तो तुम्हारी खूबसूरती और सादगी देखकर मैं पहली ही नजर में तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुमने मुझे बहुत ही आराम, इज्जत और मोहब्बत के साथ रखा। मैं भी तुम्हें चाहने लगा था, लेकिन फिर मेरी नजर तुम्हारी नौकरानी मिट्टो के उन लंबे और घने काले बालों पर पड़ी। उन बालों ने मुझे इस कदर पागल बना दिया कि मैं सब कुछ भूल गया। मैं हर रात सिर्फ उसके वो बाल देखने के लिए बेचैन रहने लगा। कल रात तुमने छुपकर हमें देख लिया और मेरी मिट्टो को धमकी दी कि तुम उसके बाल काट लोगी। तुम्हारी यह बात मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगी। मैं मिट्टो के बालों के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैं अपना ताला तोड़ने का हुनर इस्तेमाल करके उसे अपने साथ अपने मुल्क जंगन देश लेकर जा रहा हूं। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैंने सिर्फ उसके बालों की खातिर तुम्हारी मोहब्बत को छोड़ा है और अब मैं जिंदगी भर किसी भी औरत से शादी नहीं करूंगा, न तुमसे और न मिट्टो से। कागज की आखिरी लाइन पढ़ते ही शहजादी शिफा की आंखों में खून उतर आया। उसका पूरा जिस्म गुस्से और बेइज्जती के एहसास से कांपने लगा। उसे इस बात का कोई गम नहीं था कि उसका प्यार उसे छोड़कर चला गया। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती का गुस्सा था। एक इतने बड़े मुल्क की खूबसूरत और हुनरमंद शहजादी को छोड़कर एक मामूली बदसूरत नौकरानी को चुनना, और वो भी किस लिए? सिर्फ कुछ बालों के लिए? यह उस धोखेबाज शहजादे ने शिफा के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा मारा था। और शिफा वो लड़की नहीं थी जो तमाचा खाकर खामोश बैठ जाए। शहजादी शिफा ने उस कागज को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने न तो सुबह का नाश्ता किया, न अपने कपड़े बदले और न ही अपने बिखरे हुए बाल संवारे। वह उसी पागलों जैसी हालत में सीधी अपनी मां यानी मल्लिका बेगम के खास महल में पहुंची। अपनी फूल सी बच्ची को इस खौफनाक और बिखरी हुई हालत में देखकर
मल्लिका बेगम बुरी तरह घबरा गईं। उन्होंने फौरन अपनी जगह से उठकर पूछा, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू इतनी परेशान और गुस्से में क्यों है? क्या महल में किसी ने तुझे कुछ कहा है? मुझे बस उसका नाम बता, जिसने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत की होगी। मैं अभी के अभी उसकी आंखें निकलवा दूंगी। शहजादी शिफा अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गुस्से के थे। उसने सिसकते हुए कहा, अम्मा जान, मेरा वो मोती हिरन, वो गायब हो गया है। रानी ने चैन की सांस ली और शिफा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे मेरी पगली बच्ची, बस इतनी सी बात के लिए तूने अपना ये हाल बना लिया। जाने दे उस जानवर को, कोई बला टली होगी। मैं आज ही तेरे बाबा जान से कहकर तेरे लिए पूरी दुनिया से ढूंढकर उससे भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत और नायाब जानवर मंगवा दूंगी। तू बस रोना बंद कर। शहजादी ने सख्ती से अपने आंसू पोंछे और अपनी लाल आंखों से मां को देखते हुए कहा, अम्मा, बात जानवर की नहीं है। अगर वह अकेला जाता तो मुझे रत्ती भर भी गम न होता, लेकिन वह अपने साथ मेरी उस लौंडी मिट्टो को भी भगा कर ले गया है। फिर शहजादी ने अपनी मां को रात का वह सारा किस्सा, शहजादे की सच्चाई और वह खत तफसील से बताया। जब मलिका बेगम ने वह खत पढ़ा तो उनका भी खून खौल गया। एक शहजादे की इतनी हिम्मत कि वह गुलिस्तान की शहजादी का इस तरह मजाक उड़ाए। रानी ने शिफा को सीने से लगाते हुए समझाया, बेटी, तू अपना दिल छोटा मत कर। तेरे बाबा जान अभी फौज के साथ किसी अहम मुहिम पर मुल्क से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वो वापस लौटेंगे, हम फौरन अपनी सबसे ताकतवर फौज जगन देश भेजेंगे और उस मिट्टो को बालों से घसीटते हुए यहां मंगवाएंगे। फिर तू जो चाहे उसके साथ करना। लेकिन शहजादी शिफा की आंखों में अब इंतकाम की एक आग जल रही थी। वो झटके से खड़ी हो गई और एक मजबूत इरादे के साथ बोली, नहीं अम्मा जान, मैं अपने बाबा जान या उनकी फौज का इंतजार हरगिज नहीं करूंगी। मुझे रातों की नींद नहीं आएगी जब तक मैं खुद अपने हाथों से उस मिट्टो के वो बाल जड़ से नहीं काट लूंगी। उस मगरूर शहजादे ने मुझे अपने खत में एक खुली चुनौती दी है। कौन काटेगा मिट्टो के केस? अब मैं उसे उसके ही घर में घुसकर दिखाऊंगी कि गुलिस्तान की शहजादी शिफा क्या चीज है। मैं यहां सिर्फ आपसे इजाजत लेने आई हूं। मुझे आज ही जंगन देश के लिए निकलना है। रानी यह सुनकर बुरी तरह परेशान हो गई। जंगन देश? मेरी बच्ची, तू होश में तो है? मेरे सिर के बाल सफेद हो गए राज करते करते, मगर मैंने आज तक इस जगन्न देश का नाम भी नहीं सुना। पता नहीं वह दुनिया के किस खतरनाक कोने में है। तू एक अकेली और नाजुक लड़की वहां तक कैसे जाएगी? शहजादी ने अपनी जिद पकड़ ली। अम्मा, अगर आप मुझे खुशी खुशी इजाजत नहीं देंगी तो मैं यहीं आपके सामने जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी इस भयानक बेइज्जती का घूंट पीकर जिंदा नहीं रहूंगी। रानी ने बहुत समझाया, मिन्नतें की, रोई पीटी, लेकिन शिफा अपनी बात से टस से मस न हुई। आखिरकार एक मजबूर मां को अपनी जिद्दी बेटी के आगे हार माननी ही पड़ी। अगले दिन सुबह होते ही शहजादी शिफा ने अपने इंतकाम के सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले ढेर सारी सोने की अशर्फियां और बेशकीमती जवाहरात एक मजबूत थैली में बांधे। उसने अपने लिए दर्जी से 4 जोड़ी मर्दों वाले लिबास सिलवाए। उसने रास्ते के लिए थोड़ा सा सूखा मेवा और पानी साथ लिया और शाही अस्तबल से सबसे तेज और मजबूत घोड़ा अपने लिए चुन लिया। शहजादी शिफा ने मर्दों का भेष बना लिया, सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधी, बदन पर एक भारी शेरवानी पहनी और अपनी कमर में एक बहुत ही तेज धार वाला खंजर खोंस लिया। वह अपनी रोती हुई मां से गले मिलकर बोली, अम्मा, मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 3 महीने के अंदर अंदर वापस लौट आऊंगी, और वो भी अपनी बेइज्जती का पूरा बदला लेकर। रानी ने नम आंखों से अपनी शेरनी जैसी बेटी को विदा किया। शहजादी शिफा अपने मुल्क गुलिस्तान की सरहद पार करके अनजान रास्तों पर निकल पड़ी। उसे दूर दूर तक नहीं पता था कि यह जघन्य देश किस दिशा में है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। वह बस अपने अंदाजे और लोगों से पूछताछ के सहारे आगे बढ़ रही थी। वह पूरा पूरा दिन अपना घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ाती और रात होने पर किसी घने पेड़ के नीचे या रास्ते में मिलने वाली किसी सराय में रुक जाती। हर नया दिन एक नया रास्ता और एक नया जंगल होता। वह रास्ते में जिस भी मुसाफिर या बंजारे से मिलती, उससे जरूर पूछती, भाई, क्या तुम जगन देश का रास्ता जानते हो?
मगर हर कोई हैरानी से नमे सिर हिला देता। किसी ने भी इस देश का नाम तक नहीं सुना था। सफर करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। शहजादी शिफा जंगल जंगल और पहाड़ पहाड़ भटकती रही। उसका गोरा रंग तेज धूप और धूल की वजह से झुलस गया था, लेकिन उसके अंदर धधकती बदले की आग और उसके इरादे जरा भी कमजोर नहीं पड़े थे। उसे पूरा यकीन था कि उसकी यह मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलते चलते एक दिन वह एक ऐसे खौफनाक और अजीबोगरीब जंगल के पास पहुंची जिसने उसका रास्ता पूरी तरह से रोक लिया। सामने एक इतना घना और डरावना जंगल था जिसे देखकर रूह कांप जाए। वहां पेड़ इतने पास पास उगे हुए थे कि ऐसा लगता था जैसे लकड़ी की एक बहुत चौड़ी और ऊंची दीवार खड़ी हो। अंदर जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। पेड़ों की डालियां और कंटीली झाड़ियां एक दूसरे में ऐसे उलझी हुई थीं जैसे किसी मकड़ी के लोहे का जाल हो। शहजादी शिफा ने अपना घोड़ा रोका और गहरी सोच में पड़ गई। अब क्या करूंगी मैं? क्या मुझे यहां से हार मानकर वापस लौटना पड़ेगा? नहीं, शिफा वापस जाने के लिए घर से नहीं निकली थी। या तो मैं उस मिट्टो के बाल लेकर ही अपने मुल्क जाऊंगी, या फिर यहीं इन जंगली जानवरों का निवाला बन जाऊंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। वह हिम्मत करके अपने घोड़े से नीचे उतरी। उसने अपनी कमर से वह तेज धार वाला खंजर निकाला और पूरी ताकत के साथ उन मोटी मोटी झाड़ियों और डालियों को काटना शुरू कर दिया। वह पसीने से तरबतर हो गई। कांटे चुभने से उसके हाथ जगह जगह से छिल गए, लेकिन उसने अपने हाथ नहीं रोके। कई घंटों की लगातार और थका देने वाली मेहनत के बाद उसे झाड़ियों के बीच से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने जोश में आकर खंजर और तेजी से चलाया और आखिरकार इतना रास्ता बना ही लिया कि एक आदमी और एक घोड़ा बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल हो सके। शिफा अपने घोड़े की लगाम कसकर पकड़ते हुए उस तंग और अंधेरे रास्ते से अंदर दाखिल हुई, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसका मुंह खुले का खुला रह गया। बाहर से जो जंगल इतना डरावना और कंटीला लग रहा था, अंदर का नजारा उससे बिल्कुल अलग था। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और खुला मैदान था। वहां मखमली हरी भरी घास बिछी हुई थी। मीठे और साफ पानी का एक झरना बह रहा था, और उस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही छोटी सी फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई जादुई जगह हो। शहजादी दबे पांव उस झोपड़ी के पास गई। उसने झिझकते हुए अंदर झांक कर देखा। वहां हिरण की खाल पर एक बहुत ही बूढ़े बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। उन बाबा की शक्ल बहुत अजीब थी। उनकी पलकें उम्र की वजह से इतनी भारी और लंबी हो गई थीं कि वे उनकी आंखों के आगे एक पर्दे की तरह लटक रही थीं। शिफा थोड़ी डर गई। डर के मारे उसके हाथ कांपे और गलती से उसके हाथ से छूटकर उसका खंजर जमीन पर गिर पड़ा। सन्नाटे में छन की तेज आवाज गूंज उठी। खंजर गिरने की आवाज सुनते ही उन बूढ़े बाबा ने अपने दोनों हाथों से अपनी लटकी हुई भारी पलकों को ऊपर उठाया और अपनी बूढ़ी मगर तेज आंखों से शहजादी की तरफ देखा। उन्होंने जमीन पर पड़ा हथियार देखा और एक बहुत ही भारी और गूंजती हुई आवाज में पूछा, कौन है तू? क्या तू इस बूढ़े को मारने के लिए यहां आया है? शहजादी, जो मर्दों के लिबास में थी, डर के मारे फौरन जमीन पर बैठ गई और बोली, नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी भयानक हरकत मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस एक भटकी हुई मजबूर मुसाफिर हूँ। एक बहुत बड़ी जरूरत के लिए घर से निकली हूँ। किसी की जान लेने नहीं आई। बाबा ने बहुत गौर से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह फौरन पहचान गए कि यह कोई नौजवान लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की है। उन्होंने बहुत ही प्यार और नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी, तू डर मत। सच सच बता, तेरे ऊपर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जो तूने अपना घर बार छोड़कर यह मर्दों वाला भेष बनाया है और इन खौफनाक और वीरान जंगलों में अकेली भटक रही है? बाबा की इतनी प्यार भरी और हमदर्दी वाली आवाज सुनकर शहजादी शिफा के सब्र का बांध टूट गया। इतने महीनों की थकान और अंदर छुपा हुआ गुब्बार आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। उसने रोते हुए बाबा को शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी तफसील से सुना दी। सफेद मोती हिरण का मिलना, उस पर भरोसा करना, उसका वो खौफनाक धोखा, लौंडी मिट्टो को भगा ले जाना और खत में लिखी गई वह खुली चुनौती। बाबा ने बहुत ही इत्मीनान से उसकी पूरी बात सुनी और फिर जोर से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे बेटी, वह लड़का, वह तो मेरा ही शागिर्द है। वह जगन्न देश का शहजादा है और बहुत ही मनछला और जिद्दी है। मैंने ही उसे अपनी बरसों की मेहनत से वह खास तरीका सिखाया था
जिससे वह जब चाहे अपना रूप बदल सकता है। मगर मुझे नहीं पता था कि वह इस इल्म का इस्तेमाल ऐसे करेगा। उसने तुम्हारे जैसी लड़की के साथ बहुत बड़ी दगा की है। उसे अपने हुनर और अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। लेकिन तू फिक्र मत कर बेटी, अब उसका यह घमंड टूटने का वक्त आ गया है। शहजादी शिफा ने कहा, आप मुझे बस उस जंगन देश का सही रास्ता बता दें। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बेताब हूं। बाबा का चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया। उन्होंने शिफा की आंखों में देखकर कहा, लेकिन तुझे मुझसे एक पक्का वादा करना होगा कि तू वहां जाकर गुस्से में किसी का खून नहीं बहाएगी, किसी को जान से नहीं मारेगी। शहजादी ने बिना सोचे फौरन हामी भर दी। मैं आपसे वादा करती हूं बाबा, मैं वहां किसी को जान से नहीं मारूंगी। मैं कोई कातिल नहीं हूं। मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी उस घमंडी लौंडी मिट्टो के बाल काटना है, जिसकी खातिर उस शहजादे ने मुझे ठुकराया था। बाबा ने अपनी कांपती हुई उंगली उठाकर सामने की तरफ इशारा किया और बोले, देख बेटी, इस जादुई जंगल के उस पार ही तेरे दुश्मनों का जंगन देश बसा हुआ है। अगर तू अभी इसी वक्त अपने घोड़े पर बैठकर बिना रुके यहां से निकल जाए, तो सूरज डूबने से पहले पहले तू आराम से उस शहर की दीवारों के अंदर दाखिल हो जाएगी। शहजादी शिफा ने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने फुर्ती से अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और उस रास्ते पर पूरी रफ्तार से निकल पड़ी। बाबा की बात बिल्कुल सच थी। थोड़ी ही दूर का सफर तय करने पर शिफा को दूर से एक बहुत बड़े शहर की ऊंची ऊंची और मजबूत दीवारें दिखाई देने लगीं। शहजादी शिफा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी एक महीने की थकान हवा हो गई। उसकी मंजिल, जिसके लिए उसने यह सब बर्दाश्त किया था, जंगन देश, अब बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। सूरज ढलने लगा था और शहजादी शिफा एक खूबसूरत नौजवान लड़के के भेष में जगन्न देश के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। नया मुल्क, अजनबी लोग और एक अनजान माहौल। शिफा ने सोचा, सबसे पहले मुझे यहां रुकने के लिए कोई महफूज ठिकाना ढूंढना चाहिए। वह लड़का बनी हुई थी और उसकी सूरत इतनी भोली लग रही थी कि बाजार से गुजरते हुए हर कोई मुड़ मुड़ कर उसे देख रहा था। उसने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, क्या इस शहर में कोई मुसाफिर खाना या सराय है जहां मैं रात गुजार सकूं? उस आदमी ने उसे एक सराय का रास्ता बता दिया। शिफा वहां पहुंची। उस सराय की मालकिन एक बहुत ही चालाक और तेज तर्रार औरत थी, जिसे सब पड़ोसन कहते थे। उसने जब इतने हसीन नौजवान मुसाफिर को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने बड़े चाव से शिफा का इस्तकबाल किया और बोली, आइए मियां मुसाफिर, आइए। आपके लिए तो मैं सराय का सबसे अच्छा कमरा खोलूंगी। शिफा को एक साफ सुथरी कोठरी मिल गई। उसने चैन की सांस ली, अपना सामान रखा, घोड़े को अस्तबल में बांधा और थोड़ा आराम किया। रात को जब पड़ोसन खाना लेकर आई तो शिफा हैरान रह गई। खाना बहुत ही मामूली था, पतला शोरबा और तंदूर की मोटी रोटियां। शिफा ने हमेशा शाही पकवान खाए थे, लेकिन अभी वह एक आम मुसाफिर थी। उसने भूख मिटाने के लिए चुपचाप खाना खा लिया और थकान की वजह से गहरी नींद सो गई। अगली सुबह जब शिफा सोकर उठी तो उसने पड़ोसन से बातों बातों में शहर का हाल जानने की कोशिश की। उसने पूछा, मैं परदेसी हूं, यहां पहली बार आया हूं। यहाँ का बादशाह कौन है और यह शहर कैसा है? पड़ोसन ने थोड़ा उदास होकर कहा, मियां मुसाफिर, तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो, वरना कुछ दिन पहले तो हमारा यह शहर गम का घर बना हुआ था। शिफा ने चौंक कर पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ था? पड़ोसन ने बताया, हमारे बादशाह का एक ही लड़का है, हमारा शहजादा। वह कई महीनों तक जाने कहां गायब रहा। पूरा शहर उदास था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह अभी कुछ दिन पहले ही वापस आ गया है। शिफा ने दिल को संभालते हुए पूछा, तो अब तो सब खुश होंगे? पड़ोसन ने मुंह बनाकर कहा, खुश कहाँ मियां, बादशाह और रानी तो अब और भी ज्यादा परेशान हैं। वह क्यों? शिफा ने हैरानी से पूछा। अरे क्या बताऊं, माँ बाप को अरमान होता है कि बेटे की शादी किसी बड़ी शहजादी से करें, लेकिन हमारा शहजादा अपने साथ एक बदसूरत और काले रंग की औरत को लेकर आया है। लोग कहते हैं वह कोई लौंडी है। शहजादे ने उसे सीधे महल में रखा है और किसी को उसके पास जाने नहीं देता। सुना है वह उसके लंबे बालों का दीवाना है और उसकी बहुत खातिरदारी करता है। बस इसी बात से पूरा महल और बादशाह परेशान है। यह सुनकर शिफा के दिल को बड़ी तसल्ली मिली। उसे लगा कि चलो, कम से कम उसकी लौंडी को यहाँ कोई इज्जत तो नहीं मिल रही।
शिफा ने पड़ोसन से पूछा कि यहाँ घूमने लायक क्या है। पड़ोसन ने उसे शाही बाग जाने का मशवरा दिया। शिफा तैयार होकर शाही बाग की तरफ निकल पड़ी। शाही बाग में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत फूलों की क्यारियों में झुकी हुई फूल चुन रही है। उसकी कमर उम्र की वजह से झुकी हुई थी और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। शिफा को उस पर तरस आ गया। वह उसके पास गई और अपनी आवाज भारी बनाकर बोली, अम्मा, तुम बहुत थक गई लगती हो। लाओ, तुम्हारी मदद कर दूं? बूढ़ी औरत ने सर उठाकर देखा तो सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। उसने खुश होकर कहा, जीते रहो बेटा, तुम कौन हो? इस शहर में नए आए हो क्या? शहजादी ने कहा, हाँ, नया आया हूं। शिफा ने बातों बातों में बूढ़ी औरत के साथ मिलकर टोकरी भर फूल चुन दिए। बूढ़ी औरत को उस नौजवान का सलीका बहुत पसंद आया। उसने कहा, बेटा, तुम सराय में क्यों धक्के खाओगे? मेरा घर बिल्कुल पास ही है। तुम मेरे घर चलो। मैं अकेली रहती हूं, तुम मेरे बेटे की तरह रहना। शिफा तो यही चाहती थी कि उसे महल के करीब कोई ठिकाना मिले। वह अपना सामान लेकर बूढ़ी औरत के घर आ गई। घर पहुंचकर बूढ़ी औरत ने बताया, बेटा, मेरा काम बहुत मेहनत का है। हमारे शहजादे साहब जो औरत लाए हैं, वह बहुत नखरे करती है। मुझे रोज शाम को उसके लिए ताजे फूलों के गजरे और गहने बनाकर ले जाने पड़ते हैं। अगर फूल जरा भी बासी हों, तो वह पूरा महल सर पर उठा लेती है। शिफा समझ गई कि शिकार खुद उसके जाल में आ रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, तुम फिक्र मत करो। मुझे फूलों के गहने बनाने का बहुत अच्छा हुनर आता है। आज के गहने मैं बनाऊंगा। तुम देखना, वो औरत बहुत खुश हो जाएगी। शिफा ने फौरन सुई धागा उठाया और काम में जुट गई। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चलीं कि थोड़ी ही देर में उसने चमेली, गुलाब और मोगरे के फूलों से ऐसे शानदार गहने तैयार कर दिए कि बूढ़ी औरत देखती ही रह गई। शाम को जब बूढ़ी औरत वह गहने लेकर महल गई, तो मिट्टो खुशी से झूम उठी। उसने गहनों को देखकर कहा, वाह बुढ़िया, आज तो तूने कमाल कर दिया। तेरे इन बूढ़े हाथों में इतना हुनर कहाँ से आया? सच बता, ये किसने बनाया है? बूढ़ी औरत ने डरते डरते झूठ बोल दिया, मालकिन, मेरी एक दूर की भांजी गांव से आई हुई है। वह बहुत बड़ी कारीगर है। उसी ने यह सब बनाया है। मिट्टो ने घमंड से कहा, कल उसे अपने साथ लेकर आना। हम चाहते हैं कि वह अपने हाथों से हमारे बालों में गजरा सजाए। हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे। बूढ़ी औरत ने घर आकर शिफा को यह बात बताई। शिफा के दिल में तो जैसे ठंडक पड़ गई। लेकिन एक मसला था। वह वहां लड़का बनकर नहीं जा सकती थी और अगर अपना असली रूप दिखाती तो मिट्टो उसे पहचान लेती। शिफा ने बहुत तेज दिमाग लगाया। उसने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, मैं अपनी बहन का भेष बनाकर यानी लड़की बनकर चलूंगा। तुम कहना ये मेरी भांजी है। अगले दिन शिफा ने अपने इंतकाम की पूरी तैयारी की। उसने बाजार से एक भड़कीला और सस्ता लहंगा खरीदा। कोई उसे पहचान न सके, इसलिए शिफा ने तेल और कोयले का काजल मिलाकर एक लेप बनाया और अपने गोरे चेहरे, गर्दन और हाथों पर अच्छी तरह मल लिया। अब वह एक सांवली गांव की लड़की लग रही थी। उसने अपनी कमर में एक बहुत तेज धार वाली कैंची छिपाई और उसे दुपट्टे के नीचे रख लिया। फिर वह फूलों की थाली लेकर बूढ़ी मालिन के पीछे पीछे महल की तरफ चल पड़ी। महल के अंदर का नजारा देखकर शिफा का खून खौल गया। उसने देखा कि मिट्टो एक बड़े से सोने के पलंग पर टेक लगाए बैठी है। वही मिट्टो जो कल तक उसके अस्तबल में झाड़ू लगाती थी, आज रानियों की तरह हुक्म चला रही थी। बूढ़ी औरत ने आदाब किया और कहा, यह मेरी भांजी है, बहुत शर्मीली है। इसी ने कल वो गहने बनाए थे। चूंकि शिफा ने अपना रंग काला कर लिया था, मिट्टो उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाई। मिट्टो ने कहा, ठीक है, इसे कहो हमारे बाल संवार दे। आज शहजादे साहब आने वाले हैं, हमें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। शिफा ने जी खड़ा करके आदाब किया और मिट्टो के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मिट्टो ने घमंड के साथ अपने बालों को खोला। जैसे ही बाल खुले, वे जमीन तक लहरा गए। ये वही बाल थे जिनके लिए उस शहजादे ने शिफा को धोखा दिया था। शिफा ने मिट्टो से कहा, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मैं एक नए तरीके से आपकी छोटी गूंथूंगी, जिसे देखकर शहजादे साहब बहुत खुश हो जाएंगे। मिट्टो ने मजे में आंखें बंद कर लीं और बुढ़िया महल में दूसरे कामों के लिए चली गई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। शिफा ने फुर्ती से काम शुरू किया। उसने पहले बालों को सुलझाया, फिर दुपट्टे के नीचे से अपनी तेज कैंची निकाली। उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। उसने बालों की जड़ के बिल्कुल करीब कैंची लगाई। खच, खच, खच। शिफा ने बड़ी ही सफाई और बेदर्दी से पूरी की।
पूरी छोटी जड़ से काट दी। मिट्टो को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि शिफा ने फौरन उस कटी हुई छोटी की जगह फूलों का एक भारी भरकम गुच्छा लटका दिया, ताकि मिट्टो को बालों के वजन का एहसास होता रहे। शिफा ने उस लंबी काली छोटी को बड़ी होशियारी से लपेटकर अपनी झोली में डाल लिया। काम खत्म करके उसने कहा, लीजिए मालकिन, तैयार हो गया। अब आप ज्यादा हिलना डुलना मत, वरना फूलों की सजावट खराब हो जाएगी। अब हमें जाने दें। मिट्टो ने बिना आईना देखे खुश होकर उसे अशर्फियों की थैली इनाम में दी और वहां से जाने को कहा। महल से बाहर निकलते ही शिफा ने एक बहुत लंबी सांस ली। उसका काम मुकम्मल हो गया था। वह बूढ़ी औरत के घर पहुंची। जल्दी जल्दी अपना मुंह धोकर वो काला लेप हटाया, वापस मर्दों वाले कपड़े पहने और अपना घोड़ा तैयार किया। बूढ़ी औरत हैरान थी। बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? शिफा ने कहा, अम्मा, मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं कोई भांजा नहीं, मैं गुलिस्तान मुल्क की शहजादी शिफा हूं। जाते जाते शिफा ने एक कोयले का टुकड़ा उठाया और मालिन के घर की बाहरी दीवार पर, जहां से हर किसी की नजर पड़े, बड़े बड़े शब्दों में लिखा, कौन आया जगन्न के देश, किसने काटे मिट्टों के केस, शहजादी शिफा। उसके बाद शिफा घोड़े पर सवार हुई और तेजी से जगन्न देश की सरहद से बाहर निकल गई। रात काफी हो चुकी थी। जगन्न देश का शहजादा बड़े अरमानों के साथ महल में दाखिल हुआ। वह सीधा मिट्टो के कमरे में गया। मिट्टो ने अपनी नखरे वाली आवाज में कहा, आइए शहजादे, आज देखिए मालिन की भांजी ने मेरे बाल कितने प्यारे सजाए हैं। शहजादा मुस्कुराता हुआ करीब आया। उसने हाथ बढ़ाकर उन फूलों को हटाना चाहा, ताकि वो अपने पसंदीदा बालों को देख सके। लेकिन जैसे ही उसने फूलों का भारी गुच्छा हटाया, वहां कुछ नहीं था। वहां सिर्फ छोटे छोटे बाल बचे थे। मिट्टो का सर लगभग गंजा हो चुका था। शहजादे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक दहाड़ मारकर पीछे हटा। ये क्या है? तेरे बाल कहाँ गए? मिट्टो हड़बड़ा गई। उसने अपने सर पर हाथ फेरा तो वहां सफाचट मैदान था। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, हाय मेरे बाल! वो सांवली लड़की डायन थी, वो मेरे बाल ले गई। शहजादे का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने मिट्टो को एक जोरदार लात मारी और चिल्लाया, अरे कमबख्त! मैं तो तुझे सिर्फ तेरे बालों की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। तेरी सूरत तो मुझे कभी पसंद नहीं थी। अब तू मेरे किस काम की? निकल जा मेरे महल से। शहजादा पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। किसी ने उसे बताया कि बुढ़िया की भांजी ने मिट्टो के बाल सजाए थे। वो बुढ़िया के घर की तरफ गया तो उसकी नजर रास्ते में उस दीवार पर पड़ी, जहां वह पैगाम लिखा था, कौन आया जगन के देश, किसने काटे मिट्टो के केस, शहजादी शिफा। पढ़ते ही शहजादे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं दीवार के सहारे गिर पड़ा। शिफा? वह यहां आई थी, मेरी आंखों के नीचे से अपना बदला लेकर चली गई। उस पल उसे शहजादी शिफा की हिम्मत, उसकी बहादुरी और उसकी मोहब्बत की गहराई का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने क्या किया? एक मामूली औरत के बालों के लिए उस शेरनी जैसी वफादार शहजादी को धोखा दिया। वह इतनी दूर अकेले अपनी जान पर खेलकर मेरी सरहद में आई और मैं यहां मजे करता रहा। उसी रात शहजादे ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि गंजी मिट्टो को धक्के मारकर शहर से बाहर निकाल दिया जाए। उधर शहजादी शिफा बिना रुके दिन रात का सफर करके अपने मुल्क गुलिस्तान वापस पहुंच गई। महल में उदासी छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही पहरेदारों ने शिफा के आने की खबर दी, पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। शिफा सीधी अपनी मां के पास गई और अपनी झोली से वह लंबी काली कटी हुई छोटी निकालकर उनके सामने रख दी। उसने कहा, लीजिए अम्मा जान, ये रहे उस धोखेबाज मिट्टो के बाल। बादशाह और रानी ने अपनी बहादुर बेटी को सीने से लगा लिया। उस रात पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। लेकिन बदला लेने के बावजूद शिफा खुश नहीं थी। वह खामोश रहने लगी थी। उसने शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया था। उसने अपना ध्यान बंटाने के लिए महल के बाहर एक बड़ा मुसाफिर खाना बनवा दिया, जहां गरीबों और मुसाफिरों को मुफ्त खाना और रहने की जगह दी जाती थी। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन मुसाफिर खाने के एक नौकर ने आकर शिफा को बताया, शहजादी साहिबा, आज एक बहुत ही अजीब भिखारन आई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। वह बिल्कुल गंजी है। शिफा को शक हुआ। उसने औरत को अपने सामने बुलवाया। जैसे ही वह औरत सामने आई, वह शिफा के पैरों में गिरकर रोने लगी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपकी मिट्टो हूं। शिफा ने देखा, वह वाकई मिट्टो थी। जिस मिट्टो को रानियों की तरह रहने का शौक था, आज वह दर दर की ठोकरें खाकर वापस वहीं आ गई थी। मिट्टो ने बताया कि शहजादे ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था। शिफा का दिल नरम था। उसने सोचा कि इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। शिफा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे मुसाफिर खाने में साफ सफाई का काम दे दिया, ताकि वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। कुछ दिनों बाद जगन देश का शहजादा अपनी गलती की माफी मांगने के लिए गुलिस्तान पहुंच गया। उसने बादशाह को पैगाम भेजा कि वह शिफा के बिना नहीं रह सकता। बादशाह ने शिफा से पूछा। शिफा के दिल में अभी भी थोड़ी कसक थी। वह देखना चाहती थी कि क्या शहजादा वाकई बदल गया है या अब भी वैसा ही है। शिफा ने कहा, बाबा जान, उसे शाही बाग में बुलाइए। शिफा ने एक तरकीब सोची। उसने मिट्टो को बुलवाया, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और उसे एक बहुत ही सुंदर नकली बाल लगवा दिए। मिट्टो फिर से पहले जैसी लगने लगी। शिफा ने मिट्टो को अपने पास एक तख्त पर बिठा लिया। शहजादा शाही बाग में दाखिल हुआ। उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई थीं। उसने सामने देखा कि शिफा बैठी है और उसके बगल में वही मिट्टो बैठी है, जिसके बाल फिर से लंबे हो गए हैं। शहजादे ने शिफा के कदमों में अपनी तलवार रख दी और भारी आवाज में बोला, शहजादी शिफा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूं। शिफा ने तंज कसते हुए कहा, माफी कैसी शहजादे? देखिए, आपकी मिट्टो मेरे पास बैठी है। इसके बाल फिर से बड़े हो गए हैं। आप इसे ले जाइए और खुशी खुशी रहिए। शहजादे ने कड़े लहजे में कहा, शहजादी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। अब चाहे इसके सर पर सोने के बाल भी उगाएं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने परख लिया है कि असल खूबसूरती बालों या शक्ल में नहीं, बल्कि इंसान की सीरत और वफादारी में होती है। जब मैं एक जानवर यानी मोती हिरन था, तब तुमने मुझे बहुत मोहब्बत दी थी। यह सुनकर शिफा का दिल पिघल गया। उसने देखा कि शहजादे की आंखों में पछतावा है। शिफा अपनी जगह से उठी। उसने मुस्कुराते हुए मिट्टो की तरफ इशारा किया और कहा, मिट्टो, अपने ये नकली बाल हटा दो। मिट्टो ने अपने नकली बाल निकाल दिए। नीचे वही गंजा सर था। शिफा ने शहजादे से कहा, मैं तो बस आपका इम्तिहान ले रही थी। शहजादे ने राहत की सांस ली। शिफा ने उसे माफ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद जगन देश से बहुत बड़ी और शानदार बारात आई। पूरा गुलिस्तान रोशनी से जगमगा उठा और इस तरह शहजादी शिफा और शहजादे की शादी बड़ी ही धूमधाम से मुकम्मल हुई और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।